Hello friends, I'm here in front of you with some questions of the GS. I have started this series of the GS question for the students of the UPSC or any class 1 job or class 2 job. It can be benefited also in class 3 job because it's a wide syllabus and for like every student it can be beneficial. Or today I will speak in bilingual language because Hindu student can be benefited by this video. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चंस हिस्ट्री के बारे में होंगे जो करंट टॉपिक चल रहे हैं हिस्ट्री के। बिकॉज आपको पता ही होगा कि जो करंट में टॉपिक चल रहा है उसका हिस्ट्री में जाके आजकल क्वेश्चन आता है पेपर में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश इन 1815. इट प्रीच दैट देयर इज ओनली वन गॉड बाय कंबाइनिंग द टीचिंग्स ऑफ द उपनिषद, द बाइबल, देन कुरान. महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर वाज एन एक्टिव मेंबर ऑफ इट. इसका मतलब ये कह रहा है कि एक संगठन है जिसकी स्थापना 1815 में हुई थी और उसे में कहा गया है कि भगवान एक है, ईश्वर एक है, और यही बाइबल में और कुरान में कहा गया है। और महर्षि जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे इसके सक्रिय सदस्य थे। इसका आंसर बी है। इसका नाम है आत्मीय सभा। वेद समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज, ये 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। हम इनके बारे में पूरा वास्ट से जानेंगे क्या क्या होता है, क्योंकि ये जस्ट एक क्वेश्चन नहीं है, बट you can like get more and more knowledge from this only one question, because you will get acquainted with yourself like Veda Samaj, Atmiya Samaj, Pratna Samaj and all 4 समाज। इसका आंसर बी है। आत्मीय सभा है जो 1815 में बनी थी और उसमें बताया गया था कि सभी कुरान और सब उसमें बताया गया ईश्वर एक है। और इसका पहला आंसर ए है उसका वेदा समाज। वेदा समाज वाज एस्टैब्लिश बाय केशव चंद्र सेन। वेद समाज था जो केशव चंद्र सेन जी ने बनाया था। एंड के श्रीधालु नायडू इज द मद्रास इन 1864। केशव चंद्र सेन और के श्रीधालु नायडू ने दोनों ने मिलकर मद्रास में 1864 में वेद समाज को बनाया था। या इसका आंसर नहीं है, बट हमें यहाँ से बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ पता चल गई वेद समाज के बारे में। आगे क्वेश्चन वेद समाज के बारे में आएगा तो हम इजीली से सोल्व कर सकते हैं। इसका बी ऑप्शन जो करेक्ट है, इसका राइट आंसर बी है, जो 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का स्थापना की थी। लेटर इट वाज डेवलप्ड बाय द इनटू ब्रह्मा समाज इन अगस्त 1828। मतलब जो आत्मीय सभा थी वो बाद में ब्रह्म समाज बन गई 1828 में। इसने क्या कहा कि भगवान एक है और किसकी टीचिंग्स को, किसकी जो पढ़ाइयाँ थी उसकी टीचिंग्स को इकट्ठा करके उपनिषदों की टीचिंग्स थी कि बाइबल और कुरान की कि ईश्वर एक है। यूनिटी अमंग द पीपल ऑफ द डिफरेंट रिलीजन, मतलब जो राजा राम मोहन राय थे जो वो चाहते थे और उन्होंने ऐसा किया भी कि सभी धर्मों के आदमी एक तरह से रहें। और जो वर्क ऑफ द आत्मीय सभा वाज कैरिड ऑन बाय महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। जो महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसकी सब कार्य को आगे बढ़ाया, जो किसके, रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी थे। उसको बाद में नाम ऑर्गेनाइजेशन को ब्रह्मो समाज दे दिया था। ओके, हम सी ऑप्शन पे चलते हैं। प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज कब एस्टैब्लिश हुआ? 31 मार्च 1867 को बॉम्बे में। इसको किसने स्थापना किया? प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। बाद में आत्माराम पांडुरंग को महादेव गोविंद रानाडे ने भी ज्वाइन कर लिया था। ओके, और डी ऑप्शन के बारे में पढ़ते हैं। आर्य समाज। आर्य समाज कब फाउंड हुआ? 1875 में दयानंद सरस्वती आर्य समाज को दयानंद सरस्वती ने बना 1875 में। इसका एम क्या था? वेदास को रीएस्टैब्लिश करना, वेदों को दोबारा से स्थापना करना, पुनर्स्थापना करना। जो लाइक पहले हिंदू समाज के स्क्रिप्चर जो लिखे हुए धर्म ग्रंथ थे उनको सच्चाई में बताना लोगों के सामने। तो हमने बहुत चीज़ें जान ली एक क्वेश्चन से ही। लाइक आर्य समाज 1875 में बनाया गया, प्रार्थना समाज 1867 में बनाया गया और 1828 में अपना आर्य समाज बनाया और ये ब्रह्मो समाज बनाया गया। चलो, नाउ वी हैव टू रीड सेकंड क्वेश्चन। द ओंग, या इन द इंग्लिश यू कैन से ओंजी, बट हेयर in the Hindi you have to pronounce it Ong tribal reserve recently is in the news। जो फिलहाल जो चर्चित में था ओंग आदिवासी रिजर्व, वो कहाँ पे है? ये लिटिल अंडमान में है, ग्रेट निकोबार में है, मिडिल अंडमान में है, कार निकोबार में है। इसका आंसर है ए, लिटिल अंडमान में है। ओंजी ट्राइबल रिजर्व लोकेटेड इन लिटिल अंडमान आइलैंड। रिसेंटली क्या हुआ था? नीति आयोग
एक प्लान के साथ आया था कि उसको लिटिल अंडमान को डेवलप करना है। although like there are so many guidelines regarding this because it's a इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है, बट उसमें डेवलप करने के कुछ प्रोविज़न है। नीति आयोग ने एक प्लान प्रपोज किया था, सस्टेन एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट जो फ्रेजाइल, लाइक फ्रेजाइल मीन्स जो जल्दी से नाजुक चीज़ है, टूट जाता है, फ्रेजाइल। यस, we can get lot of knowledge from here, we can learn so many vocabulary words from here, and we can know like each and everything, and we are getting so much knowledge. That definitely this session would be fruitful for the Hindi and English medium students, and GS is like we are reading GS, it's very beneficial for each and every exam. One tribal reserve located in Ong tribal reserve located in Little Andaman. नीति आयोग ने एक प्रपोजल किया, और इसका क्या था, जो होलिस्टिक पूरी तरह से और सस्टेनेबल, जो जिससे सस्टेन कर सकता है, जिससे और आदमियों को नुकसान न जाए, उस प्लान के तहत आए। और इसने क्या कहा कि जो वहाँ पे इंडिजीनियस, मतलब इंडिजीनियस वहाँ जो पर रहने वाले ट्राइब हैं, और फ्रेजाइल बायोडाइवर्सिटी अंडमान निकोबार में, जो वहाँ पे अंडमान निकोबार में बहुत ही नाजुक बायोडाइवर्सिटी, पेड़ पौधे फल फूल हैं, तो उनको नुकसान नहीं पहुँचाने के लिए इसने नीति आयोग एक प्रपोजल के साथ आया, जो इसलिए क्या ओंग जो प्रजाति थी उनको कंसर्न थे, वो चिंतित थे कि कहीं हमारे जो इकोलॉजिकल हिस्टोरिकल कॉम्प्लेक्स जो इम्पोर्टेंट है उसको हार्म ना पहुंचा दे। नाउ वी हैव टू रीड थर्ड क्वेश्चन। द थर्ड क्वेश्चन इज अबाउट अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर फॉर्मेशन, लाइक ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, द इंडियन लीग, द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, द बंग भाषा परीक्षा सभा। इसको हमने क्रोनोलॉजिकल क्या, कला अनुक्रमिक, मीन्स टाइम अकॉर्डिंगली, जो पहले आया वो पहले, फिर दूसरे पे जो आया वो अकॉर्डिंग टू लाइक इन विच टाइम पीरियड दे हैव केम इनटू एग्जिस्टेंस। इसका उत्तर सी है, जो सबसे पहले आया, इसमें आया बंग भाषा परीक्षा सभा, बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1836 में बनाएगी राजा राम मोहन राय के एसोसिएट्स, मतलब जो उसके नीचे काम करने वाले थे, सहयोगिया, ये साथ में काम करने वाले थे। अब हमें पता चल गया बंगा भाषा प्रकाशिका सभा, जो बंगाल भाषा की प्रकाशिका सभा थी, जो उसने 1836 में राजा राम मोहन के सहयोगियों ने बनाया। उसके बाद है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी वाज फाउंडेड इन 1843, जो बंगाल की ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी वाज फाउंडेड इन 1843 में बनाया गया। इसका क्या क्या पर्पज़ था, कलेक्ट करना, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, और डिसएमिनेट मतलब स्प्रेड करना इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू एक्चुअल कंडीशन ऑफ द पीपल इन इंडिया, जो हमारे देश में लोग रहते थे उनकी इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट करना और उसको लोगों में बताना कि हमारे देश में ऐसा ऐसा चल रहा है। लाइक आई वांट टू टेल यू वन इंपॉर्टेंट थिंग, दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लाइक अवेयरनेस ऑफ द पीपल। यहाँ जैसे कुछ अपने देश के जो लीडर थे, जो पढ़े लिखे आदमी थे, वो इकट्ठे होते थे और वो देश की प्रॉब्लम को सोल्व करने की सोचते थे, और वो एक मास लाइक रिवॉल्यूशन चलाना चाहते थे, जिसके लिए बंदों को पता होना चाहिए कि आपके यहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रही है देश में और क्या क्या खामियां हैं यहाँ पे। वो गवर्नमेंट की खामियां बताने के लिए सभाएं बनाते थे। बेसिकली दीज आर दी ऑल दैट सभा। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में, इसका मोटो पता चल गया हमें, इन्फॉर्मेशन लेना, लोगों में स्प्रेड करना, वेलफेयर, बंदों का वेलफेयर सिक्योर करना, और इंटरेस्ट और ऑल क्लासेस ऑफ दी, जितने भी समाज में सब क्लास के आदमी थे उनकी श्रेणी के आदमियों की इंटरेस्ट का, उनके ख्याल रखना, उनके ज़रूरतों का। हमें याद हो गया ना। अब 1851 द लैंडलॉर्ड सोसाइटी एंड द बंगाल ब्रिटिश एसोसिएटेड सोसाइटी मर्ज विद द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। लाइक 1851 में जो लैंड होल्डर सोसाइटी थी, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी मर्ज कर दिया गया और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बन गया। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, अंग्रेजों के टाइम पे इंडियन की एसोसिएशन, एक सभा। इट वॉज फाउंडेड इन टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, जो जमींदार थे उनके इंटरेस्ट, हिंदी में इसको बोलते हैं, उनके इच्छाओं को, उनके अधिकारों को बचाने के लिए। एंड लास्ट वन 1875 लाइक इंडियन लीग 1875 में बनाएगी इंडियन लीग, और इसको बनाया गया शिशिर कुमार घोष ने बना। इसका क्या, जो नेशनलिज्म है देश में, नेशनलिज्म, देश की भाषा जगाने के लिए, इनक्रेज पॉलिटिकल एजुकेशन बिटवीन द पीपल। लाइक सबको पता नहीं रहता ना कि आज क्या हमारा प्राइम मिनिस्टर क्या काम कर रहा है, कैसे बनता है, तो यही पॉलिटिकल एजुकेशन दे वांट टू गिव द मास पीपल सो दैट दे कैन रिवॉलाइज द पीपल अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ द ब्रिटिश। लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ क्वेश्चन।
with reference to the East India Company, consider the following statement. Jahangir granted permission to the company establish their first permanent factory at Surat. The second one, the Golden Farman increased the company revenue from Bengal. And the third one is, the factories set up by the company were used for the both warehousing and manufacturing purpose. आपको हिंदी में बता दूँ, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी हमें पता था, ये पहला ऑप्शन कह रहा है कि जहांगीर, जो मुगल राजा था जहांगीर, उसने परमिशन दी थी क्या फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने की सूरत में एक कंपनी बनाने की। दूसरा क्वेश्चन, जो जो गोल्डन फरमान था उसने क्या कंपनी का कमाई बढ़ाई, बंगाल से था। एंड द फैक्ट्री सेटअप कंपनी वर यूज फॉर बोथ वेयर हाउसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, जो फैक्ट्री एस्टेब्लिश की हुई थी वो वेयर हाउसिंग या मैन्युफैक्चरिंग का या कुछ बनाने का काम करती थी। इसका सही आंसर है ए, वन ओनली। यस, जहांगीर ने परमिशन दी थी 1613 में एस्टैब्लिश करने के लिए परमानेंट फैक्ट्री एट सूरत अंडर थॉमस एल्डवर्थ। ये उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी के बंदे थे जो इंडिया में आए, उसके को परमिशन दे दी थॉमस को जहांगीर ने, आप 1613 में फैक्ट्री बना सकते हो सूरत में। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, गोल्डन फरमान, इसको हिंदी में कहेंगे कि सोने का, मतलब कोई उनका फ़ायदेमंद था अंग्रेज़ों के लिए, इसलिए वॉज ग्रांटेड गोल्डन फरमान बाय द सुल्तान ऑफ गोलकोंडा। गोलकोंडा सिकंदराबाद में है, जो कि हैदराबाद में जगह है, तो वहाँ का सुल्तान था, उसने उसको परमिशन दी थी 1632 में ऑन द पेमेंट ऑफ द 500 पकोडाज ए ईयर। लाइक द ब्रिटिश हैव टू प्रोवाइड 500 पकोडाज पर ईयर, दैट्स वाई दे अर्न द प्रिविलेज ऑफ ट्रेडिंग फ्रीली इन द पोर्ट्स ऑफ द गोलकोंडा। गोलकोंडा के बंदरगाह पे वे फ्रीली ट्रेड कर सकते थे। इसके बदले में 500 पकोड़ा, जबकि करेंसी थी उस टाइम की, जो 500 पकोड़ा अंग्रेजों को देने पड़ते थे क्योंकि सुल्तान ने परमिशन दे दी। और इट हैज़ इंक्रीज कंपनी रिवेन्यू फ्रॉम द गोलकोंडा रीजन, मतलब वहाँ पे फिर अपना एक काम करने लगे अंग्रेज और फ़ायदा कमाने लगे, उससे उनका रिवेन्यू बढ़ा। एंड द थर्ड ऑप्शन इज द फैक्ट्री सेटअप बाय द कंपनी वर मियरली ए ट्रेडिंग पोस्ट। जो फैक्ट्री सेटअप की, रियल में वो फैक्ट्री थी नहीं, एक ट्रेडिंग पोस्ट थी, वहाँ से बिजनेस कर रहे थे वो। इन विच दे वेयर हाउसेज ऑफिस एंड हाउस ऑफ द कंपनी एम्प्लॉय वर लोकेटेड। लाइक वहाँ पे क्या था, कंपनी के कर्मचारियों के गोदाम, वेयर हाउसेज गोदाम थे, वो जो वहाँ बाहर से सामान लेके आते थे उनको इकट्ठा करते थे, वहाँ पे गोदाम थे उनके, और ऑफिस थे, उनके कार्यालय थे, उन्होंने अपने काम को फैलाने के लिए ऑफिस बना दिए थे। और जो कंपनी के एम्प्लॉय थे उनके घर थे, क्वार्टर थे उनके। और नो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ वर कैरिड आउट इन दिस फैक्ट्री। वहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम ही नहीं होता था, बस वो जस्ट यहाँ पे अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर रहे थे। गोट इट नाउ, लाइक कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज अबाउट द 1857 रिवॉल्ट। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें पूछा गया कि 1857 के विद्रोह के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं, सही आंसर पूछ रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है जनरल सर्विस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1856, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856, द परमानेंट सेटलमेंट। कौन सा सत्य है? अब इसका डी 1, 2, 3, 4 चारों ही सत्य हैं। उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के बारे में, जस्ट एक क्वेश्चन के बारे में जानना कोई इंपॉर्टेंट थिंग नहीं है, क्योंकि जो उसके नीचे एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, हम उनसे बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब हमको अपनी हिस्ट्री की पूरी नॉलेज हो जाएगी, हम जैसे ही 1-2 सेशन करने लग जाएंगे और हमारा फ्लो बनता जाएगा। तो आप फॉलो करो, और आपको अच्छा लगे तो मैं और वीडियो बनाऊंगा। जो पहला ऑप्शन इसका गया, जनरल सर्विस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1856, जो सामान्य सेवा प्रवर्तन अधिनियम के बंगाल में सेना में भर्ती। और एक मैं आई वांट टू गिव यू वन इन्फॉर्मेशन आल्सो, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश, बिकॉज here the question in the both the language, and you can read over the Hindi also. And the General Service Establishment Act of 1856 required recruits in the Bengal Army to give an undertaking that they are ready to serve overseas in India. मतलब 1856 के जो जनरल सर्विस सामान्य सेवा प्रवर्तन अधिनियम ने बंगाल के सेना में भर्ती सिपाहियों को जरूरत पड़ने पर विदेशों में सेवा देने का प्रावधान किया। मतलब जो बंगाल सेना में जो सिपाही थे विदेशों में वे सेवा देने जा सकते थे। इस जनरल सर्विस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1856, मतलब तभी तो 1857 में क्रांति हुई, क्योंकि उन्होंने बोला जो बंगाल आर्मी के आदमी हैं, सिपाही हैं, हम उनको बाहर लड़ने के लिए भी भेज सकते हैं, हम यूटिलाइज कर सकते हैं उनका। बट टू रिलीज हिंदू ऑफ द टाइम क्रॉसिंग दैट सी मीन टू लॉस ऑफ कास्ट। मतलब पहले एक नॉर्म्स था कि हम इंडियंस अगर 7 समुंदर पार चले जाएंगे, हमारी कास्ट हम खो देंगे अपनी कास्ट को। तो इसलिए तो इट कॉज रिसेंटमेंट अमंग द सिपाही।
सिपाहियों के अंदर तभी तो उसमें एक रोष फैल गया, रिसेंटमेंट, मतभेद हो गए सरकार के खिलाफ. And the second option is the policy of doctrine of lefts was one of the political cause of the revolt 1857. Yeah, you guys like may be aware regarding this fact that Lord Dalhousie था एक, उसने एक पॉलिसी ली आई थी, अगर जैसे किसी के पास ऑफ स्प्रिंग मतलब एक लड़का नहीं है, किसी के पास उनका बच्चा नहीं है, तो वो उसको डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के थ्रू उस राज्य को अपने अंदर मिला सकते थे. तो उसके लिए भी आदमियों में रोष बढ़ गया था. अवध, नागपुर और सतारा, इट कॉज रिसेंटमेंट अमंग द प्रिंसेस एंड रूलिंग क्लासेस. जो रूल कर रहे थे उनको अगर कोई उनका राज्य छीनेगा तो उनको गुस्सा आएगा, तो इसलिए वो भी उसके सरकार के खिलाफ हो गए. यस, दिस वाज द वन ऑफ द कॉज ऑफ द 1857 रिवॉल्ट. एंड द थर्ड ऑप्शन इज द अटेम्प्ट्स ऑफ द सोशो रिलीजियस रिफॉर्म लाइक द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट ऑफ 1857. तीसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि जो अंग्रेजों ने 1856 में एक विधवा का दोबारा से पुनर्विवाह के लिए एक रूल बनाया, वो भी कारण था क्योंकि Indians were not in the favor of the widow remarriage, and so many people were like they were believing in the sati. That's why that Indian were thinking if the like Britisher will take away their rights of the religion and they will interfere there in religion, and it would be detrimental for them. तो वो सोचते थे कि हमारे लिए बहुत गंदा होगा कि अंग्रेज हमारे धर्म में अंदर प्रवेश कर रहे हैं. तो यस, ये 1857 की क्रांति का एक रीजन था. एंड फोर्थ ऑप्शन इज द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ द लॉर्ड कॉर्नवालिस हैड लेड टू impoverishment of the peasantry and what is important economic cause for the. Yes, जो एक लॉर्ड कॉर्नवालिस था उसने क्या कहा कि परमानेंट सेटलमेंट मतलब रिवेन्यू, सरकार उस टाइम पे रिवेन्यू लेती थी तो उसने बोल दिया परमानेंट सेटलमेंट फिक्स कर दिया, उसको फिक्स कर दिया कि हम आगे से हम इतना कर लेंगे. उनको इंडियंस की सिचुएशन के लिए कोई उनको परवाह नहीं थी कि आप कम उगा रहे हो या ज़्यादा उगा रहे हो, पर उनको पैसे चाहिए थे. तो कॉर्नवालिस ने ये बना दिया कि हम फिक्स कर लेंगे, और इससे एम्पावरमेंट हमें पता चला कि एक गरीबी फैला रहा था. तो इसलिए भी एक 1857 की क्रांति हो गई थी. तो हम 1857 की क्रांति के बारे में पूरा जान चुके हैं इस एक क्वेश्चन से. आप सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन. आप ये मत सोचो कि हम जस्ट क्वेश्चन 10, 15, 20 कर रहे हैं. नहीं, आप पूरी हिस्ट्री के बारे में जान रहे हो ये क्वेश्चन करके. नाउ लाइक 6th क्वेश्चन इज देयर. विद रेफरेंस टू द यंग बंगाल मूवमेंट बाय हेनरी लुइस विवॉन डेरोजियो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अब क्या बोला, ये एक अंग्रेज था, हेनरी नाम, हम इतना लंबा नाम नहीं पढ़ेंगे, हेनरी पढ़ें तो हमें याद रहने में अच्छा रहेगा. उसके बारे में कुछ हेनरी उसके द्वारा प्रारंभ किए गए थे यंग बंगाल आंदोलन के संदर्भ. उसने एक हेनरी था, उसने यंग बंगाल आंदोलन स्टार्ट किया. उसके बारे में क्या सच्चाई है? इट एनकरेज इट्स फॉलोअर टू क्वेश्चन ऑल अथॉरिटी. उसने इंक्रीज इसको, देखो आप लोग यहाँ भी एक वर्ड सीख रहे हो, इट इंक्रेज, उसने उत्साहित किया इट्स फॉलोअर, जो उसको फॉलो करते थे, टू क्वेश्चन ऑल अथॉरिटी. जितनी भी अथॉरिटी थी, गवर्नमेंट थी, उनको क्वेश्चन करने के लिए इंक्रेज किया. यंग बंगाल मूवमेंट था जो हेनरी ने चलाया था. इट डिमांडेड एजुकेशन फॉर वुमेन. उसने स्त्रियों के लिए शिक्षा का डिमांड किया. और इट कैंपेन फॉर द फ्रीडम ऑफ द थॉट्स एंड एक्सप्रेशन. मतलब जो आजकल अपने संविधान में है आर्टिकल 21 के अंदर कि वी आर हैविंग फ्रीडम ऑफ आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वही इसमें पहले डिमांड किया गया. एंड आइडल ऑफ साल्वेशन थ्रू सोशल सर्विस एंड सेल्फ. या उसने कहा कि आइडल मतलब एक सिद्धांत था कि साल्वेशन थ्रू मतलब मोक्ष प्राप्त हो सकता है सोशल सर्विस से और सेल्फलेस एक्शन से. इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबव इज इनकरेक्ट. वो पूछ रहे हैं कौन सा सबसे गलत है, कौन से ऑप्शन गलत है. सी, ओनली 4th क्वेश्चन गलत है. आइए एक्सप्लेनेशन के बारे में पढ़ते हैं. इसके जो हेनरी था उसने यंग बंगाल मूवमेंट बना दिया, और इसमें फर्स्ट और सेकंड और थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन ठीक है. अटैक ऑल ट्रेडिशन एंड डिकेडेंट कस्टम. लाइक उसने जो पुराने रीति रिवाज थे उन पे अटैक किया. अपने फॉलोअर को कहा कि हर अथॉरिटी को क्वेश्चन करो, वुमेन को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन दो. और उसने कहा कि या आदमी को फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन, सोचने की और अपने विचार बोलने की अनुमति देना चाहिए. और उसने क्या किया, एसोसिएशन बना दी जिसमें उसने क्या किया, डिबेट्स करवा दिए अगेंस्ट आइडल वर्शिप. जो मूर्ति पूजा उसके खिलाफ उसने ऑर्गेनाइजेशन बना दी और डिबेट करती थी. और कास्टिज्म, जातिवाद को और सुपरस्टिशन अंधविश्वासों के खिलाफ उसने ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो क्वेश्चन करती थी इन चीज़ों को. और 4th इसका इनकरेक्ट है क्योंकि आइडल ऑफ द साल्वेशन थ्रू सोशल सर्विस एंड सेल्फ एक्शन इज गिवन बाय द स्वामी विवेकानंद थ्रू रामकृष्णा मिशन, नॉट बाय द यंग बंगाल. मतलब यहाँ हमें रामकृष्ण मिशन के बारे में पता चल गया क्योंकि
जो हम ऑप्शन को पढ़ते हैं बहुत सारी चीज़ें हम ज्ञान कर लेते हैं, क्योंकि यंग बंगाल मूवमेंट में ये नहीं हुआ कि साल्वेशन के थ्रू आप साल्वेशन सोशल सर्विस के थ्रू पा सकते हो, नहीं, ये रामकृष्ण मिशन में स्वामी विवेकानंद ने जो चालू किया था उसके थ्रू ये बताया गया था कि आप साल्वेशन, लोगों की सेवा, सोशल सर्विस करने के पा सकते हो। 7th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द टर्म एस्ट्रो टूरिज्म दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज कंसिडर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एस्ट्रो टूरिज्म एक टर्म आपने पढ़ी होगी न्यूज़पेपर में, तो उसके बारे में स्टेटमेंट्स हैं, हमें बताना कि वो कौन सी ठीक है। पहला ऑप्शन है इट इन्वॉल्व्स ट्रेवलिंग टू द इंटरस्टेलर स्पेस एंड अदर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, एंड द सेकंड ऑप्शन इज मिशन गगनयान वुड हेल्प इन प्रमोटिंग एस्ट्रो टूरिज्म इन इंडिया। इसका आंसर है नाइदर वन नॉर टू, मतलब ना तो एक ठीक है और ना दूसरा ठीक है। इसमें क्या बोला गया कि हाल ही में चर्चा में थे एस्ट्रो टूरिज्म। इसमें क्या है कि इसमें अंतर तारकीय अंतरिक्ष, मतलब इंटरस्टेलर अंतर तारकीय अंतरिक्ष और अन्य अंतरिक्ष ग्रहों की यात्रा शामिल है। मतलब ये कह रहे हैं कि इसमें जो है स्पेस में जाने के बारे में बोला गया है, या जो अदर प्लैनेट्स उन पे जाने में बोला गया है। और गगनयान वुड हेल्प इन प्रमोटिंग एस्ट्रो टूरिज्म, लाइक द फर्स्ट मैन्ड मिशन ऑफ द इंडिया इज गगनयान, और वो उसको क्या एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ाने में सहायता करेगा। एक्सपीरियंस देखते हैं। जो रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म देखो अपना देश वेबिनार सीरीज टाइटल एस्ट्रो टूरिज्म द नेक्स्ट फ्रंटियर ऑफ द नेचर बेस्ड टूरिज्म वाज हेल्ड, जो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है अपने पास, उसने देखो अपना देश एक सीरीज चलाई है, वेबिनार सीरीज, मतलब वेबिनार लाइक मैं क्लास ले रहा हूँ, इसको भी वेबिनार बोल सकते हैं। तो उसने वेबिनार सीरीज चला दी, श्रृंखला चला दी, उसमें बताया गया, उसका नाम दे दिया एस्ट्रो टूरिज्म द नेक्स्ट फ्रंटियर ऑफ द नेचर बेस्ड टूरिज्म वाल, मतलब जो प्राकृतिक बेस एक सीरीज चला दी, उसका नाम एस्ट्रो टूरिज्म दे दिया। इसमें क्या बताया गया कि एस्ट्रो टूरिज्म ए फॉर्म ऑफ नेचर बेस्ड टूरिज्म इन विच नाइट स्काई गेजिंग सेशन वर्क कंडक्टेड, मतलब जो रात में स्काई गेजिंग, मतलब रात में होता है, उसको देखने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए एक सीरीज चला दी। लाइक जो टूरिस्ट आ रहे हैं इंडिया में, उनको बता रहे हैं कि तारों को ऐसे देखा जाता है, इसमें यह होता है, और उससे क्या है इट क्रिएट ए न्यूज़ चैनल ऑफ द रिवेन्यू जनरेशन, मतलब एक चैनल चला तो उससे क्या है रिवेन्यू कमाई हो रही है, इंडिया की लोकल कम्युनिटीज़ की कमाई हो रही है, और क्योंकि उनके बारे में बता रहे हैं वो आसमान के बारे में। इट इन्वॉल्व्स स्टार गेजिंग चेजिंग मेटियोर शॉवर्स, लाइक मेटियोर्स आपको पता ही होगा, ये साइंस का एक टॉपिक है। मेटियोर्स लाइक जब भी कोई टूटता तारा हमने सुना है, तो मेटियोर्स जो ज़मीन पे आके गिरते हैं, तो उसको जैसे फालिंग, उनके फालिंग को दिखाते हैं, तो आदमी को जो एल्यूमिनेटेड नाइट होती है उसका बारे में टूरिस्ट आते हैं, तो उनको पता चलता है कि देश में क्या क्या है, तो उससे वो मतलब खुश होते हैं और वो हमारे देश की कमाई होती है। दूसरा ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि जो गगनयान इसमें कोई हेल्प नहीं कर रहा। गगनयान तो मैंने बताया जैसे कि इसरो का फर्स्ट मिशन था जो आदमी को चांद पे भेजने के लिए। और ये बस 8th क्वेश्चन आ गया है। और कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, लाइक ये हम बात करें फेमाइन लाइक अकाल पड़ा, कमीशंस और वाइसराय। जब जोन सा अकाल पड़ा उसके टाइम पे वाइसराय कौन था? इसमें सी आंसर एक हमारा ठीक है, जो कि लाइक एंथनी मैकडोनल, उसके टाइम पे वाइसरॉय था लॉर्ड कर्जन। पहला मिसमैच है, लाइक आप देख सकते हो रिचर्ड स्टार्ची, वाइसराय लॉर्ड एलिंगन 2 दे रखा है, बट आपको पता ही होगा कि अंग्रेजों के नाम अटपटे से होते हैं, बट वी हैव टू स्टडी बिकॉज फॉर द एग्जाम लाइक वी हैव टू क्रैम ऑल द थिंग्स, समटाइम्स वी हैव टू अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स, बट क्या करें, हमें क्रैम तो करना ही पड़ेगा। फॉर हिस्ट्री नेम्स देयर इज नो अल्टरनेटिव फॉर दिस थिंग। रिचर्ड स्टार्ची, कमीशन क्या होता है कि कुछ बंदे इकट्ठे हो जाते हैं, उनको कमीशन बोलते हैं। आज के टाइम में बहुत सारे कमीशन बनते हैं, कमेटी बनती है, किसी चीज़ को मुद्दे के लेके कोई डिजास्टर आ गया उसके लेके, तो पहले भी बनते थे। अपॉइंटेड बाय लॉर्ड लिटन। अब क्या पता चल गया कि रिचर्ड नाम का उसका मेन आदमी था, तो उसके नाम पे ही कमीशन का नाम रख दिया गया। तो किसने अपॉइंट किया? लॉर्ड लिटन ने अपॉइंट किया था टू टैकल द ग्रेट फेमिन, जो 1876 में जो अकाल पड़ा वो 78 तक चला। तो उसकी जांच करने के लिए कि कहाँ सरकार की कमी रह गई, कहाँ सरकार ने कमी छोड़ दी कि जो आज इंडियंस को अकाल का सामना करना पड़ रहा है। द कमीशन रिकमेंडेड दैट इट शुड बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड जेनरस रिलीफ टू द पुअर। लाइक कमीशन ने बताया कि ये स्टेट रिगार्डिंग वी आर टॉकिंग अबाउट द कंट्री, मतलब इट्स गवर्नमेंट के बारे में हम बात करें कि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाल पड़ गया तो आदमियों की मदद करना। रिलीफ जो होता है अकाल पड़ने के बाद जो इक्विपमेंट्स वगैरह हम फैसिलिटेट कराते हैं बंदों को, तो वो रिलीफ बोलते हैं उसको। एंड सेकेंड ऑप्शन इज फॉलोइंग दी 1896, मतलब 1896 में जो अकाल पड़ा तो उसमें
क्या कमीशन बनाया किसने, चेयरमैनशिप थी सर जेम्स, कोई जेम्स नाम का इंग्लिश मैन था, तो बाय लॉर्ड एलिंगन, मतलब जो पहला ऑप्शन दिया हुआ था वो दूसरे का करेक्ट है, लॉर्ड एल्गिन, एल्गिन चू, लॉर्ड एल्गिन चू, जो उसका मेन कमीशन का बंदा था सर जेम्स था। और द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट दैट लॉर्ड कर्जन अपॉइंटेड ए कमीशन, लॉर्ड कर्जन ने एक कमीशन बना अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर एंथनी मैकडोनल्ड। कमीशन का बंदा मेन था एंथनी, और किसने बनाया, लॉर्ड कर्जन ने बनाया। और जो 1900 में अकाल पड़ा था तो उसकी जांच करने के लिए बनाया गया था। तो पहला हमें याद ही हो गया अब ये चीज़ें कि 1876 में पड़ा था अकाल, फिर 78 तक चला था, फिर 96 में चला गया 20 साल के बाद, और फिर ये देखो कि 4 साल के बाद 3 साल के बाद फिर अकाल पड़ गया। इतने अकाल पड़ते थे उस टाइम पे जब अंग्रेज यहाँ पे शासन करते थे। और ये सब एक्चुअली दैट ऑल कमीशंस वर लाइक फॉर द मेकिंग द फूल ऑफ द इंडियंस। कमीशन बनते थे, कोई प्रोविजन बताते थे पर उनको फॉलो नहीं किया जाता था। क्या क्या कर सकते हैं, जो पास्ट चला गया हम उसमें कुछ निकाल सकते हैं, बट नाउ वी हैव टू स्टडी, दिस इज द ओनली आवर मोटो। विद रेफरेंस टू द गुमास्ता सिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गुमास्ता जो प्रणाली है उसके बारे में क्या सच है, हमें ये आंसर में देना। अंडर द सिस्टम इंडिपेंडेंट मर्चेंट्स वर यूज्ड टू प्रोक्योर लोकल इंडियन गुड्स फॉर द ब्रिटिश एक्सपोर्ट। Right to enforce contracts was a part of the system. It led to emergence of the native traders with the increase of their capital. हिंदी में इसका गुमास्ता प्रणाली थी, उसके क्या कथनों पर विचार कीजिए। उसके कथन क्या, इस प्रणाली के अंतर्गत स्वतंत्र व्यापारियों का उपयोग ब्रिटिश न्याय निर्यात हेतु स्थानीय भारतीय वस्तुओं की खरीद में किया जाता था। इसमें क्या है कि स्वतंत्र व्यापारी लाइक इंडिपेंडेंट मर्चेंट, हम बोलते हैं ना, स्वतंत्र व्यापारी है, वो यूज करके प्रोक्योर लोकल इंडियन गुड्स फॉर ब्रिटिश एक्सपोर्ट। लाइक वे जो इंडिया के लोकल चीज़ें थी उनको प्रोक्योर करते थे और वो अंग्रेजों अपने के लिए बीच में बना दिया ये इंडिपेंडेंट मर्चेंट्स, अकेले जो व्यापार करते हैं। और इसका राइट ऑप्शन है 2 ओनली बस, क्योंकि अंडर दी गुमास्ता सिस्टम इंडिपेंडेंट मर्चेंट्स वर रिप्लेस्ड बाय द पेड सर्वेंट कॉल्ड द गुमास्ता who would like under the Gumasta system independent merchants were replaced by the paid servant and called Gumasta। जो इंडिपेंडेंट मर्चेंट थे ना, जो इस प्रणाली में, उनको रुपए दे दिए गए, अंग्रेजों ने हायर कर लिया कि आज से आप खुद का काम कुछ नहीं करोगे, कोई बिजनेस नहीं करोगे, हमारे लिए लोकल पीपल से, आदमियों से, लोकल वीवर लाइक जो बुनने वाले थे उनसे वो कपड़े लेते थे और उनका फिक्स प्राइस कर दिया, उसी फिक्स प्राइस पे वो लेते थे और वो अंग्रेजों को बेच देते थे। बस यही गुमास्ता प्रणाली थी। और गिवन द लीगल अथॉरिटी टू एनफोर्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन द लोकल व्यूअर, उनको अथॉरिटी दे दी। अभी भी जस्ट किसानों के बारे में ये शायद क्वेश्चन इसी मुद्दे से है, क्योंकि अभी तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोल रहे हैं ना गवर्नमेंट, तो सेम अंग्रेजों ने भी किया था गुमास्ता के तहत। उन्होंने क्या है, पर प्राइवेट इंडिपेंडेंट मर्चेंट को रुपए पेमेंट पे रख लिया और वो लोकल बंदों का कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करने लगे कि आपको मुझे इतने में देना है, 1 साल के लिए इतने में देना कपड़ा, तो वो लेके अंग्रेजों को बेच देते। यही गुमास्ता प्रणाली है। Yeah, it's a time to learn for me also, because I am not acquainted such type of terms and I am learning day by day along with my subscriber. The Gumasta was given legal authority, we have already covered, and the third option is incorrect. Like after the battle of the Plassey का युद्ध हमें पता है 1757 में हुआ था, तो उसके क्या बोला गया, कंपनी यूज इट्स पॉलिटिकल पावर टू स्विच टू गुमास्ता सिस्टम। अब प्लासी के युद्ध के बारे में बाद इंडिया में उनकी फर्म एस्टैब्लिशमेंट कर दिया था अंग्रेजों ने, क्योंकि पहले तो फ्रांसीसी और डच भी रहते थे, पर अंग्रेज ने अपना पैर जमा लिया था प्लासी की युद्ध के बाद। विच reduced द इंडियन मर्चेंट टू कमीशन ब्रोकर relating टू द subordination ऑफ द नेटिव ट्रेडर एंड देयर कैपिटल। उन्होंने क्या किया था कि जो रिड्यूस कर दिया था कमीशन, जो मर्चेंट थे उनका कमीशन ब्रोकर बना दिया था उन्होंने मर्चेंट्स को और नेटिव ट्रेडर्स को उनकी देयर कैपिटल, और उनको अपने पूंजी के अधीन कर लिया था, पैसों के बल पे काम करवाने लगे थे उनसे। एंड 10th क्वेश्चन ऑफ दिस विद रेफरेंस टू द सेकेंड एंग्लो मराठा वार। हमें पता है कि साउथ में, दक्षिण भारत में एंग्लो कर्नाटका, जिसको हिंदी में बोला जाता है आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे। और ये इसके संदर्भ में पूछा गया कि आंग्ल मराठा फॉलोइंग स्टेटमेंट दी गई, उनमें से कौन सा करेक्ट है। द ट्रीटी ऑफ बसाइन 1802 में साइन हुई थी बिटवीन रघुनाथ राव एंड ब्रिटिश इंडियन कंपनी। एंड द सेकंड ऑप्शन इज बाय द ट्रीटी ऑफ द देवगांव 1803। मेरा गला भी सूखने लगा बोलने के लिए, पर मैं आपके लिए बोल के आपके लिए भी वीडियो बनाने के लिए और आप लर्न करने के लिए भी आपके सामने पढ़ रहा हूँ। एंड जो बसाइन की ट्रीटी थी 1802 में, वो साइन हुई रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। या क्या ये ठीक है?
नो, ये ठीक नहीं है। जो ट्रीटी ऑफ बसाइन थी वो साइन हुई थी बाजीराव टू, मराठा पेशवा था, पूना का, पूना मराठा पेशवा था बाजीराव टू, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब हमें हमेशा याद रहेगा 1802 में ट्रीटी ऑफ बसाइन हुई थी बाजीराव टू और ब्रिटिश इंडिया कंपनी। इट वाज साइंड द बाजीराव टू आफ्टर द डिफीट ऑफ द जसवंतराव होलकर। हमें पता है मराठा टाइम पे होलकर थे, सिंधियाज थे एंड मराठा थे, तो वे आपस में झगड़ते रहते थे पावर के लिए। तो उसमें क्या ट्रीटी हुई कि होलकर से हार गया बाजीराव टू। उसने क्या किया कि तुम मुझे सपोर्ट करो, मैं होलकर के खिलाफ लड़ना चाहता हूँ। तो उसने ट्रीटी ऑफ बिसेन बोलते हैं उसको, 1802 में साइन हुई थी। और सेकंड है ट्रीटी ऑफ देवगांव। देवगांव 1803 में हुई थी। ये रघुजी भोसले मराठा किंग ऑफ बेरार जगह थी मराठा में, उसके जो पेशवा थे, और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। और इसमें क्या है, भोसला राजा ऑफ बेरार सीडेड कटक एंड बेलासोर इन ओडिशा टू द कंपनी। तो इसने अपने कुछ एरिया थे जो ओडिशा के, वो अंग्रेजों को दे दिए थे। एंड द थर्ड ऑप्शन इज ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जुन गांव 1803 में बीच में साइन हुई थी सिंधिया के बीच में और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच में, बिकॉज जो गुजरात की कुछ टेरिटरी थी उन्होंने अंग्रेज को दे दिया था। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट 1805 में हुई थी। फर्स्ट ट्रीटी साइन बिटवीन द होलकर एंड ब्रिटिश ड्यूरिंग द रेन ऑफ द यशवंत राय होलकर। जो राजपुर घाट की संधि हुई थी जो होलकर और ब्रिटिश के बीच में हुई थी यशवंत राय होलकर के टाइम पे। इसको ही जसवंत राय होलकर कहते हैं, जो हमने पहले ऑप्शन में डिस्कस किया कि बाजीराव टू से हार के अंग्रेजों से संधि करने गया था, बसाइन की संधि 1802 में। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। आई विल come later with so many videos if you guys will support my videos. Thank you friends। और हिंदी और इंग्लिश डजेंट मैटर, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के बारे में, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट माई वीडियोज़। बाय फ्रेंड्स।